हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। आज का जो लेक्चर है उसमें हम अधिशोषण जो होता है उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, समतापी वक्र जो होता है उसके बारे में, फ्राइनलिक समतापी वक्र जो होता है उसके बारे में, इसके अलावा विलियन प्रावस्था में अधिशोषण किस प्रकार से होता है और अधिशोषण जो है उसके अनुप्रयोग जो हैं वो क्या क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम यहाँ डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ठोस अधिशोषकों पर गैस का अधिशोषण, यानी कि अधिशोषण जो है वो किस प्रकार से कौन कौन से कारकों से प्रभावित होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्हें कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक यहाँ पर हम देखते हैं गैस या अधिशोष्य की प्रकृति, यानी कि जो गैस अधिशोषण होने जा रही है, यानी कि जो गैस अधिशोषित हो रही है उसकी प्रकृति जो है वो यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ हम कह सकते हैं कि जैसे ये कोई ठोस है, ओके, और यहाँ पर गैसों के अधिशोषण होने की प्रवृत्ति जो है वो कब ज़्यादा होगी, वो तब होगी जब गैसों के द्रवीकरण होने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि गैस यदि द्रव में बदलने की प्रवृत्ति ज़्यादा रखती है तो उन गैसों का अधिशोषण यहाँ पर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा क्रांतिक ताप जो है वो भी यहाँ पर मुख्य रूप से काम करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिन गैसों का क्रांतिक ताप ज़्यादा होता है वो गैसें अधिक मात्रा में क्या होती हैं, अधिशोषित होती हैं। क्रांतिक ताप से तात्पर्य है कि गैसों के द्रवीकरण के लिए वह न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर गैसों को द्रवित जो है वो नहीं किया जा सकता, वो ताप जो है क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप जो है कहलाता है। ओके, तो यहाँ हम बता सकते हैं कि गैसों का क्रांतिक ताप जितना ज़्यादा होगा, क्रांतिक ताप ज़्यादा होगा, तो यहाँ कह सकते हैं कि जो अधिशोषण होता है वो अधिशोषण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि क्रांतिक ताप डायरेक्टली अधिशोषण के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो अधिशोषण और क्रांतिक ताप इस तरीके से दोनों आपस में एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पर जैसे सरलता से द्रवित होने वाली गैसों में हमने कहा SO2 है, HCl है, CO2 है, NH3 है, ये जो है अन्य गैस यानी कि इनकी तुलना में शीघ्रता से क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है। तो यहाँ इनके अधिशोषित होने का कारण एक तो ये सरलता से क्या हो जाती है, द्रवित, और दूसरा हम कह सकते हैं इनका क्रांतिक ताप जो है वो क्या होता है, अधिक होता है। क्रांतिक ताप अधिक के लिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया क्रांतिक ताप जितना ज़्यादा होगा द्रवीकरण जो है वो उतना ही अधिक, और जितना ज़्यादा द्रवीकरण होता है अधिशोषण जो है वो उतना ही अधिक होता है। यहाँ एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर सक्रिय चारकोल लिया है। सक्रिय चारकोल किसका काम करेगा, अधिशोषक का काम करेगा, और यहाँ पर हम विभिन्न गैसों का अधिशोषण करवा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि SO2 का अधिशोषण सबसे ज़्यादा है और H2 का अधिशोषण सबसे कम है। कारण क्या है, SO2 का क्रांतिक ताप क्या है, ज़्यादा है, यानी कि 430 केल्विन है, और H2 का क्रांतिक ताप कितना है, 33 केल्विन है। तो H2 का क्रांतिक ताप कम होने के कारण इसका अधिशोषण क्या हुआ है, कम हुआ है, और SO2 का क्रांतिक ताप सबसे ज़्यादा यानी कि 430 केल्विन, तो इसका अधिशोषण क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। हम देख सकते हैं अधिशोषण की मात्रा इसकी 380 ml है 1 ग्राम पर, और यहाँ बहुत कम यानी कि लगभग 4.5 के आसपास। तो यहाँ इस तरीके से हम बता सकते हैं कि क्रांतिक ताप जैसे जैसे बढ़ता है अधिशोषण की क्षमता भी बढ़ती जाती है। यहाँ क्रांतिक ताप ज़्यादा है इसलिए अधिशोषण ज़्यादा हुआ, यहाँ क्रांतिक ताप H2 का कम है इसलिए अधिशोषण इसका सबसे कम। तो यहाँ इसका घटता क्रम जो है वो हम बता सकते हैं गैसों का कि किस तरीके से ये अधिशोषित होती है। ओके, दूसरा कारक चलते हैं अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल से तात्पर्य है कि जैसे मान लिया एक ठोस पदार्थ हमने इस प्रकार से लिया है। ओके, अब इस ठोस पदार्थ को हम क्या कर लेते हैं, बारीक तोड़ लेते हैं। इस तरीके से हमने इसका बारीक चूर्ण बना लिया। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि ठोस पदार्थ जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल
चूर्णित पदार्थ की तुलना में क्या होता है, कम होता है। यहाँ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, लेकिन चूर्ण में यानी कि एकदम बारीक चूर्ण में जैसे ही हमने इसको पीसा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ तो अधिशोषक क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ठोस की बजाय यदि हम पदार्थ चूर्णित अवस्था में ले तो उसके अधिशोषण की क्षमता क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ हम बता सकते हैं कि रंध्रहीन पदार्थ यानी कि कठोर अवस्था में है और सरंध्र चूर्णित मतलब एकदम बारीक किया हुआ, तो उसका यहाँ पर अधिशोषण क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, जैसा कि मैंने बताया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो अधिक हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ धातुएं ली हैं अपन ने, कोलाइड पीडी, पैलेटिनम, गोल्ड और निकल। तो यहाँ कोलाइड पीडी जो होता है वह चूर्णित अवस्था में है, पीटी थोड़ा कम चूर्णित है, एयू थोड़ा और कम है और निकल जो है वो एकदम ठोस अवस्था में है। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि इनकी अधिशोषण क्षमता क्या होती गई, घटती गई, कारण इनके चूर्णित होने का, या यूँ कह सकते हैं ये चूर्णित कम अब है। ठीक है, ओके, इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। कोलॉइड से तात्पर्य है ये पदार्थ की एक अवस्था होती है। ओके, इसी चैप्टर में हम आगे के पार्ट में इस कोलॉइड को डिटेल से देखेंगे। फिलहाल हम ध्यान रखेंगे कोलॉइड एक पदार्थ की अवस्था होती है। ओके, उसके बाद में तीसरा कारक चलते हैं हम, दाब का प्रभाव। ओके, ये जो दाब है इसका प्रभाव हम किस तरीके से समझ सकते हैं। दाब यदि हम बता सकते हैं कि किसी भी अधिशोषण की प्रक्रिया में यदि हम दाब लगाते हैं तो दाब लगाने पर अधिशोषण की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ अधिशोषण की क्षमता बढ़ती है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ओके, तो यहाँ इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं, यानी कि यहाँ हम इसे ग्राफ के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसा कि कहा गया है कि प्रति इकाई द्रव्यमान अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब पर क्या करती है, निर्भर करती है। यानी कि ये जो x/m है ये समानुपाती होती है किसके, P के। यहाँ x/m से तात्पर्य है गैस का दाब। ओके, तो गैस का अधिशोषण की मात्रा से तात्पर्य है और P से है गैस का दाब। तो यहाँ अधिशोषण की मात्रा यानी कि x/m वह P पर किस प्रकार से निर्भर करती है, ये ग्राफ के थ्रू यहाँ हम देखेंगे। देखिए, यहाँ एक साइड में हमने x/m यानी कि अधिशोषक पदार्थ की मात्रा ली है या अधिशोषण की मात्रा ली है और इधर हमने लिया है दाब। अब देखिए, जैसे जैसे दाब बढ़ता जा रहा है अधिशोषण की मात्रा भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और एक स्थिति पर जिसे हम कहते हैं संतृप्ति दाब, वहाँ पर जैसे ही यह पहुंचती है x/m यानी कि अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, यानी कि अधिशोषण होना रुक जाता है। यह दाब कहलाता है संतृप्ति दाब। इस दौरान ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है। ओके, तो यहाँ इस प्रकार से दाब के प्रभाव को हम बता सकते हैं कि x/m यानी कि अधिशोषण की मात्रा जो होती है वो गैस के दाब पर निर्भर करती है। जैसे जैसे दाब बढ़ता है अधिशोषण की मात्रा में भी परिवर्तन आता रहता है। ओके, आगे चौथा कारक जो है वो ताप का प्रभाव है। ताप का प्रभाव, ओके, तो यहाँ जो ताप का प्रभाव है, इस ताप के प्रभाव में हम यहाँ दो तरीके से देखेंगे। एक तो भौतिक अधिशोषण जो है उसके बारे में, और एक जो है वो रासायनिक अधिशोषण जो है उसके बारे में। भौतिक अधिशोषण में ताप अलग प्रभाव से और रासायनिक अधिशोषण में ताप जो है वो अलग प्रभाव से अपना इफेक्ट जो है वो दर्शाता है। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा जो है वो ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है, और ताप घटाने पर क्या होती है, बढ़ती है। जैसे मान लिया कोई भी अधिशोषक सतह है और उस पर ये कण जो है वो अधिशोषित हो रखे हैं। ओके,
इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं, ये कोई ठोस सतह है और इस पर यह कण जो है वो क्या हो रखे हैं, अधिशोषित हो रखे हैं। अब यहाँ पर यदि हमने ताप बढ़ाया यानी कि गर्म किया तो इनके बीच का बल जो है वो कमज़ोर हुआ और कमज़ोर होने पर ये कण जो है वो यहाँ से हटना शुरू हो जाते हैं, मतलब अधिशोषण की प्रक्रिया क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन जैसे ही हम ताप कम करते हैं, ताप यदि हमने कम कर दिया तो कणों की यहाँ जुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, मतलब अधिशोषण भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटता है और ताप घटाने पर अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। इसके अलावा एक और ध्यान रखेंगे हम कि अधिशोषण जो है उसमें दो प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही हैं। दो प्रकार की प्रक्रियाओं से तात्पर्य क्या है, इसे हम एक चित्र के थ्रू देखते हैं। देखिए, अधिशोष्य पदार्थ यानी कि गैस है और अधिशोषक यानी कि ठोस है। तो जैसे ही ठोस के संपर्क में हमने गैस को रखा तो संघनन हुआ। संघनन से तात्पर्य है कि यहाँ पर ताप क्या हुआ, कम हुआ। तो जैसे ही ताप कम हुआ, ताप कम होने पर अधिशोषित गैस की मात्रा क्या होने लग गई, बढ़ गई, यानी कि अधिशोषण क्या हो गया, बढ़ गया और ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। जैसा कि हमने पीछे भी कहा था, अधिशोषण एक ऊष्मा से भी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर ऊष्मा जो है वो मुक्त होती है, कब, जब ताप कम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अधिशोषण हो गया है और अब हम क्या कर रहे हैं, वाष्पन कर रहे हैं। वाष्पन का मतलब है कि ताप क्या हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो जैसे ही ताप यहाँ पर बढ़ाया जाता है, वाष्पन किया जाता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ठोस और गैस जो है वो वापस अलग होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि गैस जो है वो वापस हटना शुरू हो जाती है। अधिशोषण की मात्रा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो संघनन से तात्पर्य ताप कम करने से है, अधिशोषण बढ़ेगा। वाष्पन से तात्पर्य है ताप बढ़ाया है, फलस्वरूप अधिशोषण क्या हुआ, कम हुआ है। ओके, इस तरीके से हम ताप के प्रभाव को समझा सकते हैं। ओके, यहाँ हम इसे जो है वो ग्राफ के थ्रू देखते हैं। देखिए, सबसे पहले भौतिक अधिशोषण में हम देखते हैं। भौतिक अधिशोषण में हम कहें कि जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है, अधिशोषण की मात्रा भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। देख सकते हैं अधिशोषण के लिए ग्राफ यहाँ पर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये सारी स्थिति स्थिर दाब पर चलेगी। ओके, तो भौतिक अधिशोषण के लिए यहाँ x/m यानी कि अधिशोषण की मात्रा और ताप में हम इस प्रकार से संबंध बता सकते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है, भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण की मात्रा घटती जाती है। ओके, दूसरा हम रासायनिक अधिशोषण में देखते हैं। रासायनिक अधिशोषण में यहाँ स्थिति अलग होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ता जा रहा है, अधिशोषण x/m की मात्रा भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन एक निश्चित बिंदु पर पहुंचकर वापस अब हम यदि ताप बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की मात्रा क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि x/m पहले बढ़ी और फिर क्या होने लग गई, घटने लग गई। तो यहाँ अधिशोषण जो है वो रासायनिक प्रकार का है। तो रासायनिक और भौतिक में दोनों में ग्राफ जो है वो इस प्रकार से हम समझा सकते हैं। यहाँ ला सातल्य नियम जो है वो भी फॉलो होता है। जैसा कि हम कहते हैं कि ऊष्मा से भी, यानी कि ताप कम किया तो अधिशोषण बढ़ा, ताप बढ़ाया अधिशोषण घटा। इस तरीके से हम दोनों को समझा सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अगला कारक अधिशोषण का सक्रियण। अधिशोषण का सक्रियण से तात्पर्य है, अधिशोषण का सक्रियण से तात्पर्य यह है कि जो अधिशोषक पदार्थ हम ले रहे हैं, जो अधिशोषक पदार्थ हम ले रहे हैं उसकी सक्रियता क्या है, वो कितना और अधिक अधिशोषण कर सकता है, उसके अधिशोषण की सक्रियता जो है वो कैसे होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कोई भी ठोस पदार्थ है, अधिशोषक पदार्थ है, वो जितना ज़्यादा सक्रिय होता है अधिशोषण उतना ही अधिक होता है। अब बात आती है सक्रियण की। तो यहाँ अधिशोषक पदार्थ जो है उसका सक्रियण जो है वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके भी कुछ बिंदु जो है हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सक्रियण क्या होता है। तो किसी भी अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता बढ़ाना क्या कहलाता है, अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। अब बात आ जाती है कि अधिशोषक का सक्रियण जो है वो कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि नंबर 1 पॉइंट हम यदि कहें कि ठोस पदार्थ है अपने पास,
ओके, उस ठोस पदार्थ को हमने चूर्णित कर लिया, बारीक चूर्ण में तोड़ लिया। तो बारीक चूर्ण में तोड़ा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, बढ़ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा तो अधिशोषण क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। तो किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं हम, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले पदार्थ जो होता है उस पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, चूर्णित कर सकते हैं। पदार्थ को चूर्णित करने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण की क्षमता भी बढ़ जाती है। ओके, तो इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। ओके, दूसरा हम बता सकते हैं कि ठोस सतह जो है उसको खुरदरा बनाकर, खुरदरा से तात्पर्य है जैसे ये है। ओके, अब इसको हमने इस तरीके से खुरदरा बना दिया, तो खुरदरा बना दिया तो यहाँ सक्रिय केंद्रों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। बढ़ने पर क्या हुआ, पदार्थ यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आकर जुड़ गया। ओके, तो जुड़ गया मतलब सक्रियता क्या हो गई, बढ़ गई। तो अधिशोषक की सक्रियता इस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं। अगला फैक्टर, जैसा कि मैंने बताया, बारीक पीस कर यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाकर। ओके, अगला फैक्टर जो है वो हम बता सकते हैं कि वो जो अधिशोषक पदार्थ है, ओके, जैसे ये अधिशोषक पदार्थ है, मान लिया इस अधिशोषक पदार्थ पर पहले से कोई अशुद्धियाँ हैं। ओके, तो इन अशुद्धियों को यदि हम हटा देते हैं तो सतह और ज़्यादा उपलब्ध होती है, और वो ज़्यादा उपलब्ध हुई इसका मतलब क्या हो गया, उसकी सक्रियता जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अधिशोषक की सक्रियता 3 प्रकार से बढ़ सकती है। एक तो हम उसकी सतह को खुरदरा बना दें ताकि सक्रिय केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा हो, अधिशोषक पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। दूसरा हम बारीक पीस लेते हैं। बारीक पीसना मतलब चूर्ण बना लिया, चूर्ण बनाया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया, और अधिशोषक की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और तीसरा जैसा कि मैंने बताया, अशुद्धियाँ हटाकर। ओके, अशुद्धियाँ हटाने का एक एग्जाम्पल जो है वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए, जैसे कार्बन होता है, ओके, यानी कि चारकोल, उसको यदि हम अत्यधिक गर्म करते हैं, अधिक ताप पर हम उसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ओके, तो अत्यधिक ताप में यदि हम गर्म करते हैं तो उस पर उपस्थित जो अशुद्धियाँ होती है, जैसे कि नमी है, हाइड्रोकार्बन है, वो क्या होते हैं, हट जाते हैं। और इस प्रकार जो चारकोल होता है वो क्या कहलाता है, सक्रिय चारकोल। यानी कि चारकोल यानी कि कार्बन जो है, पहले उसकी सक्रियता जो है वो क्या थी, कम थी। ओके, अब हमने उसको गर्म किया, गर्म करने पर उसमें उपस्थित जो अशुद्धियाँ यानी कि नमी और हाइड्रोकार्बन जो है वो हट गए, और हटने पर अब जो चारकोल बन गया यानी कि कार्बन जो है वो क्या हो गया, सक्रिय हो गया, मतलब उसकी अधिशोषण क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। ओके, यहाँ हम बता सकते हैं यहाँ जो है वो ताप है। ओके, अगला जो है अधिशोषण समतापी। जैसा कि अभी दाब के बारे में हमने बताया था, तो यहाँ अधिशोषण समतापी से तात्पर्य है अधिशोषण की मात्रा x/m, और जो दाब होता है उसमें जो संबंध दर्शाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी कहते हैं। ओके, और अधिशोषण की मात्रा x/m और दाब p के बीच में जो वक्र खींचा जाता है उस वक्र का नाम क्या होता है, अधिशोषण समतापी वक्र होता है। ओके, तो यहाँ पर इसकी परिभाषा इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा व साम्यावस्था दाब के बीच में जो संबंध होता है उसको तो कहते हैं अधिशोषण समतापी, और जो वक्र होता है उसको कहते हैं अधिशोषण समतापी वक्र। ओके, अब देखिए यहाँ पर फ्रेंडलिक नामक एक वैज्ञानिक था, फ्रेंडलिक भी कहते हैं इसे। इसने क्या किया कि ये जो x/m है, ओके, x/m जो है इसमें और दाब में एक गणितीय संबंध बता दिया इस तरीके से। ओके, x/m बराबर kp। तो फ्रेंडलिक वैज्ञानिक जो था उसने अधिशोषण की मात्रा यानी कि x/m और दाब जो है उसके बीच में एक संबंध बताया, उस संबंध को कहते हैं फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी संबंध। ओके, और इनके बीच में जब उसने ग्राफ खींच दिया तो उस ग्राफ को यानी कि वक्र को उसने क्या कह दिया, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र कह दिया। ओके, तो यहाँ हम उसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे अभी। जैसे देखिए यहाँ पर गणितीय रूप बता सकते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र। ओके, तो यहाँ अब हम ग्राफ जो है उसको समझेंगे।
अब देखिए जो ग्राफ इसने बनाया था उस ग्राफ में 3 प्रेक्षण जो है वो प्राप्त हुए थे। ग्राफ जो है वो पीछे मैंने बताया था, उसको वापस यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से ग्राफ जो था वो था, यहाँ x/m अधिशोषण की मात्रा आई और यहाँ पर क्या हो गया, दाब हो गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक स्थिति ये वाली स्थिति है। ये स्थिति कौन सी है, निम्न दाब की है, यानी कि दाब यहाँ क्या है, कम है, निम्न दाब। तो निम्न दाब यानी कि यहाँ तक यदि हम कहें तो x/m और p जो है वो एक दूसरे के क्या हैं, समानुपाती है। देख सकते हैं यहाँ तक समानुपाती चल रही है। ओके, यहाँ तक चलते हैं तो ये हो गई मध्यम दाब, यानी कि यहाँ तक मान सकते हैं मध्यम दाब। ओके, तो मध्यम दाब जो है, मध्यम जो दाब है वहाँ हम बता सकते हैं कि x/m जो है, x/m जो है वो और दाब जो है उसमें 1/n, यानी कि इस तरीके से ये इसकी क्या हो जाता है, समानुपाती। यानी कि यहाँ पर ये है स्थिति पर चरघातांकी रूप से बढ़ता है, ये मध्यम दाब की स्थिति हो गई। ओके, और यहाँ अधिक दाब जो है, यहाँ पर x/m जो है वह दाब से क्या हो जाता है, अप्रभावित, यानी कि यहाँ पर दाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, तो यहाँ इस वक्र को हम बता सकते हैं कि निम्न दाब पर, यानी कि यहाँ तक तो x/m और p समानुपाती हैं, मध्यम दाब पर चरघातांकी रूप से, और अधिक दाब पर यह क्या हो जाता है, दाब से अप्रभावित हो जाता है। तो यहाँ इन सभी के प्रेक्षण को हम देखते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रेक्षण देखिए, निम्न दाब पर। तो निम्न दाब पर यदि हम कहें तो अधिशोषण की मात्रा दाब की क्या होती है, समानुपाती, यानी कि x/m बराबर हो गया p। ओके, ये देखिए यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटाया तो k यहाँ पर क्या है, स्थिरांक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दाब यदि कम रहता है तो समानुपाती होता है दाब के। ओके, दूसरा हम देखते हैं कारक मध्यम दाब पर। ओके, तो जो मध्यम दाब वाला है, कि देखिए ये ग्राफ जो मैंने अभी बताया था। ओके, ये यहाँ पर x/m हो गया और एक तरफ ये, तो यहाँ वाली जो स्थिति है ये मध्यम दाब, सॉरी ये है जो है निम्न दाब वाली स्थिति। यहाँ x/m जो है वो p के क्या है, समानुपाती। यहाँ तक स्थिति जो है वो कौन सी हो गई, मध्यम दाब वाली। ओके, तो मध्यम दाब पर यह p के चरघातांकी रूप के क्या होता है, समानुपाती, और दाब जब अधिक हो जाता है, यानी कि संतृप्ति दाब से अधिक दाब, यहाँ पर x/m p से क्या हो जाती है, अप्रभावित, यानी कि p की घात क्या हो जाती है, 0। ओके, उच्च दाब पर जैसा कि बताया कि घात शून्य घात के समानुपाती, यानी कि x/m समानुपाती p0। ओके, तो p0 x/m बराबर हो गया k p0, और घात यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो p0 की वैल्यू 1 हो गई, तो x/m बराबर क्या हो गया, k हो गया। k एक स्थिरांक है, तो स्थिरांक के समानुपाती, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अधिशोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब यदि ज़्यादा होता है तो अधिशोषण की दर स्थिर हो जाती है। ओके, ये उच्च दाब की स्थिति है, ये देख सकते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो x/m जो है वो स्थिरांक के बराबर, यानी कि उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा x/m जो है वो दाब से अप्रभावित रहती है। मध्यम दाब पर यदि कहें तो जैसा कि मैंने बताया था कि मध्यम दाब जो है वो प्रथम व शून्य घात के मध्य किसी संख्या के समानुपाती, यानी कि चरघातांकी रूप से होता है। ये इस तरीके से हम बता सकते हैं, x/m समानुपाती हो गया p की घात 1/n। समानुपाती चिन्ह हटाया तो यहाँ हम लिख सकते हैं
यहाँ जो है हम लिख सकते हैं कि x बटा m बराबर हो गया k p की घात 1/n। 1/n की वैल्यू जो है वो 0 से 0 के बीच में हो सकती है। ओके, तो इस प्रकार से यह जो संबंध है उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्राइडलिक समतापी संबंध कहते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 स्थितियां देखी। निम्न दाब जहां पर x बटा m जो है वो p के समानुपाती है, उच्च दाब जहां x बटा m जो है वो p से प्रभावित नहीं होता है, और मध्यम दाब पर यह चर घातांक के रूप से यानी कि 1/n घातांक के रूप में निर्भर करता है। ओके, तो इस तरीके से हम इनको समझा सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए यह जो संबंध है x बटा m और k p की घात n, यहाँ यदि हम कहें कि दोनों तरफ लोग लें तो लोग लेने पर क्या होगा, दोनों तरफ यदि हम लें तो लोग x बटा m होगा एक तरफ, x बटा m बराबर यहाँ पर हम यदि कहें तो ये हो जाएगा लोग k, और घातांक है तो ये घातांक आ जाएगा नीचे 1/n लोग p। तो इस तरीके से हम ये लोग जो है वो इसका लेने पर इस प्रकार से ये जो है राशि प्राप्त होती है। देखिए किस तरीके से लोग x बटा m हुआ और लोग k, और इस तरीके से लोग p जो है वो हम बता सकते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पर देखिए लोग x बटा m और लोग p के बीच में हम यदि ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा आती है, जहाँ पर यह जो लोग k होता है वो तो अंतःखंड होता है और 1/n जो है वो वक्र का ढाल होता है। देखिए इस वक्र में ये लोग x बटा m है इधर, और इधर क्या है लोग p। तो यहाँ पर ये जो हमने लिखा था लोग k, तो ये जो लोग के है वो यहाँ क्या रहेगा, अंतःखंड रहेगा, और फिर हम देख सकते हैं सीधा चला जा रहा है यानी कि समानुपाती के रूप में है सीधी रेखा, और यहाँ पर ये जो आ रहा है वो ढाल है, और वो ढाल कितना होता है 1/n होता है यानी कि 1/n। ये जो है इस वक्र का ढाल यहाँ पर कहलाता है। तो यहाँ पर हम जो लोग x बटा m और p के बीच में लोग p के बीच में जो वक्र खींचते हैं वो इस प्रकार से खींच सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। विलयन अवस्था में अधिशोषण। विलयन अवस्था में अधिशोषण से तात्पर्य है कि अधिशोषण जो होगा वो किस में होगा, विलयन में होगा। अब विलयन में होने से तात्पर्य क्या है, तो यहाँ हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि अपने पास एक विलयन जो है वो बनाया हुआ है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा वो विलयन एसिटिक अम्ल का है, जल और एसिटिक अम्ल हमने बना लिया, घोल लिया और एक विलयन जो है वो बना लिया। ओके, ये रहा विलयन। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, चारकोल रख देते हैं, चारकोल ठोस रख दिया। अब यहाँ इसमें एसिटिक अम्ल की जो मात्रा है वो इस पर क्या होने लगती है, अधिशोषित होने लगती है। तो ये जो अधिशोषण हो रहा है वो किस में हो रहा है, विलयन में हो रहा है। तो ऐसी ही अवस्था क्या कहलाती है, विलयन अवस्था में अधिशोषण जो है वो कहलाती है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये है क्या, तो हम यदि कहें कि अधिशोष्य पदार्थ विलयन में उपस्थित हो, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो विलयन में ठोस अधिशोषक अधिशोष्य के कणों को क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। तो यहाँ पर विलयन क्या हो गया, एसिटिक अम्ल का हो गया, और ठोस अधिशोषक जो अपन ने डाला था वो क्या हो गया, चारकोल हो गया। ये देखिए ठोस अधिशोषक, तो ये ठोस अधिशोषक जो है वो उनको क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, किसको, एसिटिक अम्ल के विलयन को। तो इस तरीके से हम विलयन प्रावस्था में अधिशोषण जो है वो बता सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर वहाँ हमने x बटा m जो था उसको समानुपाती बताया था, किसके, P के बताया था। ओके, चूंकि वहाँ गैसें थी इसलिए दाब होगा, यहाँ पर विलयन है तो दाब तो काम करेगा नहीं, तो दाब की जगह जो वैल्यू ली जाती है वो कौन होती है, C होती है, जिसे कहते हैं कंसंट्रेशन सांद्रता। ओके, तो यहाँ x बटा m समानुपाती P की जगह क्या लेंगे हम, x बटा m समानुपाती C। P गैसों के लिए है और C विलयन की सांद्रताओं के लिए है। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ x बटा m में ये संबंध लिया हमने। आगे चलते हैं, x बटा m जो है
उसका दोनों तरफ यदि हम log लेते हैं तो log लेने पर वही log x बटा m आ जाएगा एक तरफ, और एक तरफ log k प्लस 1 बटा log c, सेम वो की वही जो फ्रेंडलिक समतापी में हमने देखा था, बस p जो है दाब जो है उसकी जगह c आ गया कंसंट्रेशन। ओके, तो x क्या है, विलेय में अधिशोषित की मात्रा है, m क्या है ठोस का भार है, और n और k क्या है स्थिरांक है। तो इस तरीके से विलयन प्रावस्था में अधिशोषण को हम समझा सकते हैं। यहाँ इसके दो एग्जाम्पल जो है वो भी हम देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, उसके बाद आगे शुरू करते हैं हम विलयन प्रावस्था में अधिशोषक के उदाहरण या अधिशोषण के उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण जो है वो हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे अपने शर्करा जो है उसका हमने एक रंगीन विलयन जो है वो लिया, यानी कि रंगीन शर्करा का विलयन जो है वो इसमें हमने ले लिया। अब इसमें हमने ठोस जो है वो चारकोल यहाँ रख दिया। ओके, तो जैसे ही ठोस चारकोल रखा तो इसमें जो रंजक होते हैं, रंगीन पदार्थ जिसके कारण शर्करा का विलयन रंगीन है, वो इसकी सतह पर आकर क्या हो गए, अधिशोषित हो गए। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो शर्करा का विलयन होता है वह क्या हो जाता है, रंगहीन जो है वो हो जाता है। हम कह सकते हैं कि शर्करा का विलयन क्या हो गया, रंगहीन हो गया। तो इस तरीके से पहला एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि यदि शर्करा के रंगीन विलयन में हम चारकोल डालते हैं तो उसका विलयन जो है वो क्या हो जाता है, रंगहीन। उसका कारण क्या है कि जो रंजक पदार्थ होते हैं वो रंजक पदार्थ इसकी सतह पर आकर क्या हो गए, अधिशोषित हो गए। इस तरीके से हम इसे बता सकते हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल यदि हम कहें तो जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया था कि अपने पास एसिटिक अम्ल जो है उसका एक विलयन है, यानी कि जल में एसिटिक अम्ल जो है वो अपन ने डिजोल्व कर रखा है, घोल रखा है, यानी कि CH3COOH का एक सॉल्यूशन है। ओके, और जैसे ही इसमें हम ठोस चारकोल यहाँ रख दे हैं तो ठोस चारकोल रखने पर एसिटिक अम्ल की कुछ मात्रा जो है वो यहाँ इसकी सतह पर आकर क्या हो जाती है, अधिशोषित। और फिर यदि विलयन को हम देखें तो विलयन में एसिटिक अम्ल जो होता है उसकी सांद्रता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से कमी आने का कारण क्या है कि एसिटिक अम्ल की कुछ मात्रा का चारकोल ने क्या कर लिया, अधिशोषण कर लिया। तो इस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल भी हम यहाँ बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ दोनों एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि यहाँ जो अधिशोषण हो रहा है वो किस में हो रहा है, विलयन में हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं हम विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ इन दोनों को समझ सकते हैं। देख सकते हो आप, एसिटिक अम्ल के सांद्र विलयन में हमने क्या मिलाया, चारकोल, और मिलाने पर उसकी सांद्रता क्या हो गई, कम, क्योंकि चारकोल ने क्या कर लिया, एसिटिक अम्ल की मात्रा का अधिशोषण कर लिया। ओके, तो इस तरीके से हम इसे बता सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अधिशोषण जो है उसके कुछ अनुप्रयोग हैं। अधिशोषण के अनुप्रयोग यानी कि हमारी जो किस तरीके से यह प्रयुक्त किए जाते हैं उनके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रयोग देखिए, इसका अनुप्रयोग गैस मास्क में। गैस मास्क में यानी कि जो खान होती है, यानी कि कोयले की खानें वगैरह होती हैं, उनमें जो श्रमिक काम करते हैं वो अपने मुंह पर गैस मास्क लगाए हुए रहते हैं। वो इसलिए लगाते हैं ताकि ये जो गैस मास्क है यह जहरीली गैसों को क्या कर ले, अधिशोषित कर ले। यानी कि यहाँ पर उस गैस मास्क में क्या प्रयुक्त किया जाता है, चारकोल। तो ये जो चारकोल है वो गैसों को क्या कर लेता है, अधिशोषित। तो इस तरीके से गैस मास्क जो है उसमें हम इसे प्रयुक्त कर सकते हैं। ओके, और अब चलते हैं हम इसका दूसरा उपयोग जो है वो नमी पर नियंत्रण से तात्पर्य है कि कुछ महंगे उपकरण वगैरह जो होते हैं, या हम कह सकते हैं उनमें नमी जो है उसकी मात्रा को हटाने के लिए सिलिका जेल जो है उसकी छोटे छोटे गोलियां जो है वो रख दी जाती हैं। ये सिलिका जेल क्या करती है, उस नमी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब, या यूँ कह सकते हैं नियंत्रित कर लेती है, उसका क्या कर लेती है, अधिशोषण कर लेती है। ये इसका दूसरा अनुप्रयोग हो गया। तीसरा अनुप्रयोग यदि हम देखें कपड़ों की रंगाई में क्या है कि फिटकरी जो है वो प्रयुक्त करते हैं। अब फिटकरी प्रयुक्त करने का पीछे क्या कारण है कि यहाँ जैसे ही रंगीन पदार्थ यानी कि रंजक हम कपड़ों के साथ मिलाते हैं तो रंजक जो होते हैं वह फिटकरी के कणों को क्या कर लेते हैं, अधिशोषित, और कणों को अधिशोषित करके ये फिटकरी जो है उन कणों को उस कपड़ों पर रंगीन, या यूँ कह सकते हैं उनको रंग देती है, यानी कि उनकी रंगाई जो है वो कर देती है। ओके,
आगे चौथा अनुप्रयोग जो है वो क्या है, रंगीन अशुद्धियों के पृथक्करण में। अभी जैसा कि हमने पीछे देखा था कि शर्करा का रंगीन विलयन था, यानी कि उसमें रंगीन अशुद्धियाँ थी और उसमें हमने क्या मिलाया, चारकोल, जंतु चारकोल, और जंतु चारकोल ने क्या कर लिया, उनकी अशुद्धियों का अधिशोषण, और अधिशोषण करते ही शर्करा का जो विलयन था वो क्या हो गया, एकदम रंगहीन यानी कि शुद्ध हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसका चौथा अनुप्रयोग बता सकते हैं। पांचवा अनुप्रयोग क्या है, उच्च निर्वात बनाने में। उच्च निर्वात से तात्पर्य है कि कोई भी पात्र है या यूं कह सकते हैं कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में हमें निर्वात उत्पन्न करना है तो क्या किया जाता है कि सबसे पहले निर्वात जो होता है उस निर्वात पंप के द्वारा उसकी जो हवा होती है या वायु जो होती है वो बाहर खींच ली जाती है, और उसके बाद में यदि थोड़ी बहुत भी वायु बचती है तो वो अंदर चारकोल रखकर वो क्या कर ली जाती है, अधिशोषित कर ली जाती है, और इस प्रकार से निर्वात जो बनते हैं वो उच्च कोटि के बनते हैं। तो इस तरीके से अधिशोषण में है निर्वात उत्पन्न करने में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। छठा जो है विषमांगी उत्प्रेरण में। विषमांगी उत्प्रेरण से तात्पर्य हम कहें कि विषमांगी उत्प्रेरण यानी कि ऐसा उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक है, उत्पाद है, उत्प्रेरक है, इन सभी की अवस्थाएं या भौतिक अवस्थाएं जो है वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है विषमांगी उत्प्रेरण। फॉर एग्जांपल यहाँ एक एग्जांपल हमने कहा है अमोनिया बनाने की हेबर विधि। अमोनिया बनाने की हेबर विधि से तात्पर्य है कि N2 + 3H2 काम हम ले रहे हैं और यहाँ बन रही है 2NH3। तो यहाँ हम जो उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं Fe, ये Fe जो है वो क्या होता है ठोस अवस्था में, तो ये ठोस अवस्था में है तो ये क्या करता है N2 और H2 को अधिशोषित कर लेता है और अधिशोषित करके इन दोनों की क्रिया को क्या कर देता है, संपन्न करवा देता है। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल जो है वो हम इसका बता सकते हैं। ओके, जैसे ये अगला जो है इसका हम यूँ कह सकते हैं सातवां आयन विनिमय या रेजिन या जल के विलवणीकरण, यानी कि जो कठोर जल होता है उस कठोर जल से अशुद्धियाँ या यूँ कह सकते हैं मृदु जल में बदलने के लिए भी इसे प्रयुक्त हम कर सकते हैं। कठोर जल जो होता है उसमें हम जानते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के लवण जो है वो पाए जाते हैं और इन आयनों का यहाँ पृथक्करण करके जल जो है उसे मृदु जल में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर भी अधिशोषण का सिद्धांत जो है वो काम किया जाता है। देखिए जैसे कुछ कार्बनिक पदार्थ है उसमें क्या होते हैं SO3 है, COOH। अब इनको जब हम जल में डालते हैं तो ये जल के आयनों को क्या कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं। जल के आयनों का अधिशोषण से मतलब है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं उन आयनों का क्या कर लेते हैं, ये अधिशोषण कर लेते हैं और जैसे ही ये आयन निकल जाते हैं जल जो है वो क्या हो जाता है, मृदु हो जाता है। ओके, उसके बाद में अगला प्रयोग जो है अनुप्रयोग वो जो है गुणात्मक विश्लेषण में हम बता सकते हैं। गुणात्मक विश्लेषण से तात्पर्य है कि जो एल्यूमिनियम आयन होते हैं, एल्यूमिनियम जो आयन होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विलयन में जैसे ही प्रोवाइड करते हैं तो यह क्या करते हैं, नीले रंग का अधिशोषण कर लेते हैं। यानी कि इस परीक्षण में क्या होता है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विलयन जो होता है वह उस विलयन का जो नीला रंग होता है वो अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। तो नीले रंग का अधिशोषण ये बताता है कि विलयन में कौन से आयन थे, Al+3 आयन। तो Al+3 आयनों का गुणात्मक विश्लेषण, ठीक इसी तरीके से और आयनों का भी गुणात्मक विश्लेषण या आयनों की उपस्थिति जो है वो इसके द्वारा ज्ञात की जाती है। ओके, अगला क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखकी। वर्णलेखकी या क्रोमेटोग्राफी जो है वो हम कह सकते हैं कि किस तरीके से काम आती है। देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है कि द्रव मिश्रण और गैस मिश्रण जो होता है उसमें उपस्थित अवयवों का क्या किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है। ओके, और जैसा कि हम जानते हैं कि 2-3 तरह के पदार्थ यदि मिश्रित किए गए हैं और यदि हम कहें उन सभी पदार्थों के अधिशोषण की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई जल्दी अधिशोषित होता है, किसी के अधिशोषण की क्षमता थोड़ी कम होती है, किसी की अधिक होती है। तो हम बता सकते हैं हर एक पदार्थ जो है उसके अधिशोषण की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस प्रकार मिश्रण का पृथक्करण किया जाता है और इस विधि में 2 प्रकार की प्रावस्थाएं होती है। एक होती है स्थिर प्रावस्था और एक होती है गतिशील। स्थिर प्रावस्था जो होती है वह अधिशोषक पदार्थ होती है, गतिशील प्रावस्था जो है वो मिश्रण पदार्थ होता है। इसे हम यहाँ देखिए एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे यहाँ हम बता सकते हैं कि ये जो है एक प्रकार की कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक कांच की एक नली है। ओके,
और इस कांच की नली में यह स्थिर अवस्था जो है यह अधिशोषक पदार्थ के रूप में है। ओके, अधिशोषक पदार्थ जो है वो यहाँ डाल दिया जाता है और फिर यहाँ हमने यौगिकों का मिश्रण जो है वो डाल दिया। यौगिकों का मिश्रण का मतलब है 3-4 पदार्थ जो होते हैं उनको मिश्रित करके हमने यहाँ डाल दिया। ओके, अब देखिए कुछ समय पश्चात क्या होता है कि ये जो मिश्रण है, फॉर एग्जांपल 2 थे A+B, कुछ समय पश्चात क्या होता है, एक पदार्थ यहाँ आकर अधिशोषित हो जाता है और दूसरा पदार्थ यहाँ अधिशोषित हो जाता है, यानी कि दोनों पदार्थ अलग अलग जगह आकर अधिशोषित हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम इस नल के द्वारा, इस निकास द्वार के द्वारा हर एक पदार्थ, जैसे ये A हो गया और ये कौन सा हो गया, B हो गया, तो इन दोनों को हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से यह अधिशोषण जो है वो यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी के रूप में हम बता सकते हैं। वर्णलेखिकी विधि में अधिशोषण जो सिद्धांत है वो भी काम करता है। ओके, तो आज के वीडियो में हमने अधिशोषण समतापी है, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं और इसके अलावा अधिशोषण के अनुप्रयोगों के बारे में, विलयन प्रावस्था में अधिशोषण जो है उन सभी के बारे में बात की। ओके, तो आज का वीडियो जो है उसमें ये सारी बातें आपने समझी। धन्यवाद।